ओमेगा से हम इसको रोटेट कर रहे हैं एंड के अबोव, और हमें निकालना है डेल्टा एल। चलिए बताइए। m ओमेगा स्क्वायर सही है। आगे क्या सेम ही आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया। कैसे किया भाई हमने? मतलब हम इसमें भी सेम वही एक एलिमेंट लेंगे पहले तो, एक छोटा सा, ठीक है, वो एलिमेंट लेंगे और उस पे जो है टेंशन निकालने की कोशिश करेंगे ना। ये एलिमेंट लिया हमने छोटा सा, ये रहा डीएम, इसका थिकनेस क्या हुआ डीएक्स, ठीक है। अब इस एलिमेंट डीएम पे जो है फोर्सेस लग रहे हैं, वो फोर्स हमें देखना है। तो इस एलिमेंट डीएम पे फोर्स क्या लग रहा होगा? देखिए टेंशन जो अंदर की तरफ लग रहा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये क्या हुआ एक्स, ये क्या हुआ इसके पास में ये वाला पार्ट जो हो गया एल माइनस एक्स। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? अब इस पे आपको जो है टेंशन फाइंड आउट करना है। दैट टेंशन T इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? इस पे जो भी डीएम मास पे जो टेंशन लग रहा होगा वो कहाँ लग रहा होगा? अंदर की तरफ, क्लियर। और यहाँ पर वो जो टेंशन आ रहा है, आई थिंक इसमें जब अंदर की तरफ कोई भी बॉडी टुवर्ड रोटेशन में है तो टुवर्ड द सेंटर एक एक्सेलरेशन लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज m इनटू r इनटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ r का वैल्यू कितना है? x इनटू ओमेगा स्क्वायर, और ये आई थिंक स्मॉल मास dm है, उसको स्मॉल मास dm लिखा है, बरोबर। और ये स्मॉल मास dm है, यहाँ तक तो क्लैरिटी आई हम लोगों को। और यहाँ ये जो स्मॉल मास dm हमने लिखा है, ये स्मॉल मास dm किसके इक्वल होगा बताओ? इक्वल टू ये जो हमारे पास स्मॉल मास dm आ रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? m dx। हाँ, अब यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर ध्यान से समझो, इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो एक काम करो, इस पॉइंट के पीछे वाला पूरा बॉडी लो, जैसे अपन वहाँ पे नहीं करते थे कि आपने इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो इसके नीचे वाला जो भी बॉडी वो ले लो। तो इसके पीछे वाला बॉडी कौन सा? ये रहा पूरा बॉडी, तो ये वाला बॉडी ले लो, ये मास ले लो पूरा, ताकि आपको जो है डीएम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आ गया पूरा मास, क्लियर हो गया? दैट इज योर m डैश। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? ये हमने m डैश ले लिया है। अब यहाँ पर m डैश को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? और दैट इज m डैश अपॉन l माइनस x इक्वल टू कैपिटल M अपॉन l। सही लिखा है मैंने? तो यहाँ से ये मिल जाएगा m बाय l इंटू l माइनस x इंटू x इंटू ओमेगा। यहाँ से हमें ये t का वैल्यू मिल गया है। अब t का वैल्यू मिलने के बाद, टेंशन मिलने के बाद में अपना अगला पॉइंट क्या आ गया है? डेल्टा एल निकालना है। सीधा फॉर्मूला डेल्टा एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू स्मॉल लेंथ कितना है उसका dx अपॉन a इंटू y। सही लिखा है मैंने? और 0 टू l, उसको यहाँ से उठा के यहाँ डाल दें, इंटीग्रेटेड।
अरे समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे मैं हर पॉइंट का टेंशन निकाल रहा हूँ वो समझ में आया। तो आपको उस पॉइंट पे कितना टेंशन है वो निकालना है। तो उस पॉइंट के टेंशन को निकालने के लिए आपने क्या किया, उस पॉइंट के, या तो अब देखो ये रोटेट कर रहा है, ये पूरा पार्ट पीछे की तरफ, तो आप इस पार्ट का एफपीडी बनाओगे तो आपको यहाँ से टेंशन डी मिल जाएगा। कौन सिक्स नहीं आ रहा है, m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन 3ay। ऐसे आ रहा है तो आप यही आ रहा है, m अपॉन l a y इंटीग्रेट करता हूँ तो कितना आएगा यहाँ पे, l x माइनस x स्क्वायर बाई 2 x क्यूब बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, बरोबर। यहाँ क्या आ जाएगा, l क्यूब बाई 2 l क्यूब 3 आ जाएगा। देखो अंदर वाला मार्क्स वो हमने बरोबर लिया, जब घूमेगा तो वो ऐसा खींचना है ना बाहर की तरफ। जो बरोबर लिखा है कैलकुलेशन यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब मुझे एक चीज बताओ, एसीएम हम लिख रहे हैं, ठीक है। एसीएम क्या हो गया है हमारे पास में, अभी हमने रोटेशन तो अभी पढ़ा है थोड़ा दिन पहले। याद करो कि रॉड है, रॉड को आप क्या करवा रहे हो, रोटेट करवा रहे हो। इतने पार्ट को आप क्या करवा रहे हो, रोटेट करवा रहे हो, ठीक है। तो उस केस में जब आप वो ओमेगा इक्वेशन लिखते हो, हिंज फोर्स वाली याद करो इक्वेशन लिखी थी हमने, तो उसमें जो हम रॉड के केस में, ये तो पॉइंट मास के केस में हम ओमेगा स्क्वायर लिख रहे हैं, लेकिन ये क्या है हमारे पास रॉड दिया हुआ है, तो रॉड में वो पॉइंट कौन सा होगा, रॉड में वो पॉइंट कौन सा होता है, उसका सेंटर ऑफ मास। कौन सा पॉइंट होता है उसका, सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे ये रहा उसका सेंटर ऑफ मास। तो एसी जब आप लिख रहे हो तो ये जो आर ओमेगा स्क्वायर लिख रहे हो, आर क्या हो गया है, डिस्टेंस ऑफ दैट पार्ट, डिस्टेंस ऑफ रॉड फ्रॉम एक्सिस के कहाँ, सेंटर ऑफ मास से देखना पड़ेगा। तो जो हमने पार्ट लिया है जिसपे हमने टेंशन लगाया है, उस केस में आप ये डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, उसके सेंटर ऑफ मास से। मतलब ये l बाय x जो दिया हुआ है उसका भी क्या लेना पड़ेगा, हाफ, प्लस x करोगे तो डिस्टेंस आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो दिस इज x प्लस l माइनस x अपॉन 2, तो दिस बिकम l प्लस x अपॉन 2। समझा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जहाँ हमने x लिखा है वहाँ पे आप क्या लिखो अभी, m इंटू l प्लस x अपॉन 2 का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। ये क्लैरिटी आ गई हम सब लोगों को, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। m डैश का वैल्यू यहाँ पुट करो, फिर सॉल्व करो, फिर आएगा। क्लैरिटी आई, वापस सॉल्व करो एक बार बोर्ड पे। ये समझा है नहीं समझा, ये क्या किया मैंने, ये टेंशन वाला पार्ट समझा है नहीं समझा, एक बार वापस से ध्यान दो। एक बार वापस समझाना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखिए ये हम जब कैलकुलेशन करते टाइम, ये रहा रॉड दिया हुआ है हमें, आपने कोई भी एलिमेंट चूज किया, ये रहा वो छोटा सा एलिमेंट प्यारा सा विच इज dm
क्लियर? अब आपको इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है। क्या निकालना है आपको इस पॉइंट पे? टेंशन। ठीक है, अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो उस केस में क्या करूंगा? अच्छा, जिनका वो बाय 3 में आंसर आ रहा था कि उन्होंने ये वाला एलिमेंट लिया तो भी हो रहा था क्या उनका? तो बेटा लेकिन वो गलत है, लेकिन है ना, ध्यान रखो। आप इस पॉइंट पे टेंशन ले रहे हो तो इसके पीछे वाली ये बॉडी आपने पकड़ लिया पूरा। क्लियर है? अगर आप ये वाला लेते हो तो उस केस में क्या होता बताओ? ये इस तरह से दिखता है, यहाँ टेंशन लग रहा होता, ठीक। और इसमें जब तुम सेंट्रीपिटल का इक्वेशन लगा रहे होते तो उसको तुम सेंटर ऑफ मास लेते। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें अगर तुम सही तरीके से करते तो जो है तो भी आंसर, चलो इस केस में तो हमारे को सेम ही मिल जाता वो। क्लियर है? तो याद रखना कि यहाँ पे आप जब टेंशन निकाल रहे हो तो इसमें सेंटर से डिस्टेंस लेना है, क्योंकि आप पूरा रॉड का पार्ट ले रहे हो ना। पॉइंट मास होता तो उसमें क्या हो जाता तुम्हारे पास mr ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पॉइंट मास होता तो चलता, लेकिन ये पॉइंट मास नहीं, एक्सटेंडेड बॉडी है। और एक्सटेंडेड बॉडी में याद करो, जब भी नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखते थे तो मैंने क्या लिखा था? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ लगना चाहिए? एट सेंटर ऑफ मास। ऐसे लिखवाया था मैंने रोटेशन में। हिंज फोर्स वाला पार्ट याद आ रहा है जहाँ पे दोनों लगाया था, AC और AT वाला इक्वेशन। यहाँ पर भी अगर आप इसमें से एफबीडी चाहे आप ये पार्ट लो या ये पार्ट लो, दोनों में से कोई भी पार्ट लो, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हमने ये वाला पीछे वाले पार्ट का एफबीडी बनाया, इसको डिस्टेंस हमने x बोला, इसको मैंने क्या बोला? डिस्टेंस l माइनस एक्स। क्लियर? तो उस केस में यहां से इसका सेंटर पॉइंट ये रहा, सेंटर ऑफ मास, इसको हम यहां से यहां तक पकड़ रहे हैं, और ये डिस्टेंस मेरे को मिल रही है x प्लस l माइनस एक्स बाई टू, विच इज l प्लस एक्स बाई टू। इसको मैं बोल देता हूं xc, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ पार्ट 2। ये पार्ट 2 है बॉडी का, दिस इज पार्ट 1। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? नाउ तो पार्ट 2 का जब हम एफबीडी बनाते हैं, ये रहा वो पार्ट 2, इसमें टेंशन T लग रहा है, इसका मास जो है हमारा m डैश है, which is m by l into l minus x, this distance is l minus x। ये रहा उसका सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट बॉडी घूम रही है, तो ये डिस्टेंस जो है आपके पास में कितना है? l प्लस एक्स बाई टू, जिसको मैंने xc बोला है। क्लैरिटी आई है? यहाँ से आपको टेंशन का वैल्यू मिल रहा है T इक्वल टू m डैश ओमेगा स्क्वायर एक्स सी। m डैश को क्या लिखेंगे? m बाय l इंटू l माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, और xc जो है वो है l प्लस एक्स अपॉन टू। तो दिस बिकम m बाय 2l ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिख रहा हूं मैं a माइनस बी a प्लस बी। कोई कंफ्यूजन? अब टेंशन मिल गया है, अब तुम्हें निकालना है डेल्टा एल, जो कैसे मिलता है? इंटीग्रेट किया जाएगा, इसको वो टेंशन T, लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज dx अपॉन a इंटू y, और लिमिट लगाओ 0 से l है। ठीक है, 1 अपॉन ay बाहर आ जाएगा। ठीक, इसमें भी ये जो पार्ट दिया हुआ है विच इज m अपॉन 2l इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया है। बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ यहाँ l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, लिमिट लगाओ 0 से l, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a बाय l। इंटीग्रेट करते हैं इसको, कितना आएगा यहाँ? l क्यूब, लिमिट लगाने के बाद x क्यूब बाय 3, 0 से l। इसको सॉल्व करेंगे तो you will get the answer। क्लियर? इसको सॉल्व करने के बाद में ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2। अरे समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? जो जहाँ कंफ्यूजन था उसको बढ़िया तरीके से लिख के रखो ताकि मेन एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। डिस्टेंस हमने सेंटर ऑफ मास का लेना था, और उसको कहां से ले लिया? डिस्टेंस n से। रॉड नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो रॉड नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो भी सेम तरीके से करेंगे ना, उसमें सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ता है।
नॉन यूनिफॉर्म वाले पार्ट का फिर सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ता है। वो तो कोई तो तगड़ा क्वेश्चन बनता है, करने का पाथ में यही है, उसमें सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को नॉन यूनिफॉर्म वाले का। अब इसमें आप बोलोगे सर एक काम करते ना, सिर्फ एलिमेंट ले लेते। अब अभी आप एलिमेंट यहाँ इतना सा लोगे तो इसके भी इधर भी टेंशन लग रहा होगा, इधर भी टेंशन लग रहा होगा, तो इसीलिए फिर मुझे इस वाले पॉइंट का ही लिया मैंने कि पूरा पार्ट ही आ गया, पूरा का पूरा ये मिल गया, यहाँ से इसके ऊपर लगने वाला टेंशन मिल गया। तो वहां से भी आप निकालोगे तो इंटीग्रेट करके लाना पड़ता है। तो या तो आप ऐसे पार्ट से करोगे तो ये नॉन यूनिफॉर्म भी हुआ तो उसका हम सेंटर ऑफ मास से हम ढूंढेंगे, उसका पोजीशन ढूंढना पड़ता है जो अपन नॉर्मल तरीके से ढूंढते हुए थे। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ढूंढोगे, यहाँ पता था मिड पॉइंट है, वहां नहीं हो तो पता करना पड़ेगा, फिर उसको सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन वाले मेथड से करके जाना पड़ता है, फिर जाके बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 2 बार फिर वहाँ वो प्रोसेस होती है, पहले सेंटर ऑफ मास और दैट पार्ट ढूंढो, उसके बाद में फिर इस तरह से एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करो, फिर वो एडवांस का बन जाता है क्वेश्चन। हमेशा याद रखो यूनिफॉर्म वाले आपको ज्यादातर कराए जाएंगे, और यूनिफॉर्म वाले करवाने का तरीके भी आप देखोगे, हर बार यूनिफॉर्म वाले भी इंटीग्रेशन मेथड से हम सिखाते हैं कि कभी अगर नॉन यूनिफॉर्म आ जाए तो हम तैयार हैं उसको करने के। अगला हेडिंग डालना है ब्रेकिंग स्ट्रेस। देखिए कुछ लोग क्या दिमाग लगाएंगे, सर ये रॉड दिया है, हम रॉड को पॉइंट मास में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे लगा देंगे, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, फिर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, उससे टेंशन मिलेगा T इंटू ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह पे L/2 रख देंगे। क्या आंसर आ रहा है उससे करोगे तो L/2 आ रहा है कि यहाँ पे 3 आ रहा है। इसीलिए याद रहो यहाँ पर वो जो है हर जगह पे जुगाड़ लगने वाला नहीं है, एग्जैक्ट मेथड क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ सारे पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं और उस वजह से जो है कहीं ना कहीं वो चेंजेस आता है। तो इंटीग्रेशन अप्रोच इज द एक्यूरेट अप्रोच। अगला हेडिंग ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया है, तो नाम में ही समझ में आ रहा है, वो स्ट्रेस जिसपे मटेरियल क्या हो जाए, टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, है ना। और दूसरा तरीका बोला जा सकता है कि यार मैक्स टू मैक्स हम कितना वो लगाए कि वो ब्रेक ना हो। जैसे हम याद करो ना वो जस्ट वाला वर्ड यूज करते हैं, इट्स काइंड ऑफ, अगर आप टूटने के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो तो क्या होगा, इट इज अ मिनिमम स्ट्रेस विच इज रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर दी एनी बॉडी। फ्रैक्चर का मतलब क्या हो गया, बॉडी का टूटना 2 पार्ट में, है ना। और उसके टर्म में बोले कि भाई टूटे ना, तो उसके टर्म में क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस विच कैन बेयर बाय एनी बॉडी। तो भाई हम
इतना इतना स्ट्रेस लगाएंगे तो ये बॉडी वेयर कर जाएगी, इसके ऊपर लगाओगे तो फिर बॉडी वेयर करने वाली नहीं। क्लियर? तो एक लाइन लिख दो, मिनिमम स्ट्रेस which required to फ्रैक्चर मतलब टूटना है ना, फ्रैक्चर एनी मटेरियल। और दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है? max stress up to which ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पे डिपेंड कर रहा है? ये भी कभी कभार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं कि भाई नेचर ऑफ मटेरियल पे, टेम्परेचर पे और इम्प्योरिटी। क्लियर हो गया यहाँ पे? और किस पे डिपेंड नहीं करता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड यंग मॉडुलस देखा था कि वो मटेरियल पे डिपेंड करता था, स्ट्रेस स्ट्रेन पे डिपेंड। वैसे ही ये फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मटेरियल की लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है तो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके मटेरियल कौन सा है। जैसे अभी स्टील का रॉड है और स्टील का वायर है, दोनों ही स्टील के हैं, तो दोनों का ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? Does not depend on the force, area, length. पर अभी हमें फोर्स कितना लगाना है वो किस पर डिपेंड करेगा बताओ? ये क्या हमने बोला? ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ब्रेकिंग फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मेरा आप कहना ये, वो भी मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, इम्प्योरिटी पे, और वो डिपेंड करेगा कि एरिया कितना है। स्टील के वायर को तोड़ने के लिए और स्टील की रॉड को तोड़ने के लिए, आई थिंक रॉड को तोड़ने में हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। हाँ, दोनों का स्ट्रेस जो है वो क्या है? सेम, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो आप अगर ब्रेकिंग फोर्स की बात करेंगे तो ब्रेकिंग फोर्स तोड़ने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए वो क्या होगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। समझा? तो ये आपके डिपेंड कर रहा है किस पे? डिपेंड्स ऑन एरिया और डिपेंड्स ऑन ब्रेकिंग स्ट्रेस। और ब्रेकिंग स्ट्रेस तीन चीजों पे डिपेंड करता है, तो उन पे ये भी डिपेंड करता है। एक न्यूमेरिकल करेंगे शीट का, लास्ट में अलग से क्वेश्चन दिए हैं
लेते हैं क्वेश्चन 3, पुली वाला जो क्वेश्चन दिखेगा शायद। जोरदार है। मैंने गूगल फॉर्म भेजा है, अभी तक एक दिन भी भरा है। तो ये कौन बताएगा मुझे? तो यार कौन बताएगा मुझे कि तेरे उसे नहीं करना पड़े? मैं अभी आज जाके करता हूँ। तो बोलोगे तब पता लगेगा ना। मतलब क्या तुम लोग भी यार कभी कभार इतने खतरनाक बन जाते हैं, आदमी डर जाता है। अगर आपने ट्राई किया और नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट मैसेज करके बोलो कि भाई यार उसके ग्रुप पे पूछो वापस से। हाँ आइए देखिए, वो ग्रीन में जो सम्स दिख रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 3। अरे नीचे लास्ट में, लास्ट की इलस्ट्रेशन दिख रहे होंगे, इलस्ट्रेशन 3। बाएं हाथ का खेल है आपके, जल्दी कर दीजिए फटाफट। by 3 into 10 power minus 2/3 equal to, चलिए ध्यान देंगे।
चलिए देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये रहा हमारे पास व्हील दिया हुआ है और ये रेडियस जो है वो कितना है 1 kg एंड दैट इज 2 kg। ठीक है, और इस केस में यहाँ तक तो क्लैरिटी आई और हमें निकालना है क्या ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, मिनिमम रेडियस कितना हो वो ब्रेक ना हो, ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है आपके पास। आपको पता है फॉर्मूला की जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा वो तुम्हारा मैक्स स्ट्रेस है वैसे भी, दैट इक्वल जब तक ब्रेक ना इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका मतलब यहाँ एरिया में जो रेडियस होगी पाई आर स्क्वायर, वायर की बात चल रही है, ये रेडियस शुड भी क्या होनी चाहिए, अगर ये स्ट्रेस मैक्सिमम है तो रेडियस शुड भी मिनिमम। तो तुम्हारे पास में जो आर मिनिमम की वैल्यू है वो आर मिनिमम बेसिकली क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ एफ अपॉन पाई इनटू ब्रेकिंग स्ट्रेस। अरे आया ना, अब आपको ये एफ निकालना है। एफ मतलब क्या हो रहा है, जो ये वायर पे यहाँ टेंशन लग रहा होगा टी, दैट इज योर एफ। जो भी चेंज हो रहा है लेंथ में चेंज हो रहा है वो किसमें हो रहा है, वायर की लेंथ में चेंज हो रहा है और वायर पे फोर्स कौन सा लगता है, टेंशन टी। तो आपको बेसिकली ये जो फोर्स एफ है वो किसकी इक्वल होगा, टेंशन ऑन वायर जो कि है टी। अब टेंशन ऑन वायर निकालना है। अब टेंशन कैसे निकालते हैं, वायर पे स्ट्रिंग में एटवुड मशीन दिख रही है, एटवुड मशीन में अगर आपको टेंशन निकालना है तो या तो आप इक्वेशन बना के करो, इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकालो, फिर एक इक्वेशन रखो, या फिर आप सीधा शॉर्टकट यूज करोगे T इक्वल टू क्या था 2 म्यू जी, शॉर्टकट बनाया था अपन ने। तो म्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन समेशन ऑफ मास इनटू जी, 2 इनटू 2 अपॉन 3 इनटू जी, यस और नो। तो अगर 10 रखते हैं तो 40 अपॉन 3। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इस टेंशन को तुम्हें याद रखना है आर मिनिमम में, आर मिनिमम इज इक्वल टू 40 अपॉन 3 इंटू पाई इंटू ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻²⁹। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका क्लियर हुआ, आया ना, समझ में आया कि नहीं आया। इसको सॉल्व करते तो हमारे को मिलता है 4.6 इंटू 10⁻² -5। क्या ये किया था जल्दी आपने, इधर पीछे प्रथम भैया हो गया था ये, लिख लीजिए फटाफट। अगला वैरायटी वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 12, और बीच में 1 to 12 के बीच में जो भी है वो चलो एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, ये समझा आप लोगों को, क्लियर हुआ ये? यहाँ नया कुछ नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ मैकेनिक्स यूज आएगी बस आपकी। पर इतने में तो हो जाना चाहिए यार।
हाँ वही वही उसी में इलस्ट्रेशन 12 आगे ग्राफ वाला सब। ग्राफ वाला सब जो है वो करना है। स्क्रीन का बनाना है। हाँ हाँ -5 4.6 into 10 to the power -1। तो इस क्या होगा स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट करो। स्टेप्स बराबर है, इसको तुम सॉल्व करके लिखो। 10 to the power -9 की वो तो कंसीडर करेंगे ना, उसको भी नहीं करना है, तो ऊपर ले जाएगा तो ऊपर 40 लिख रहा है, तो ऊपर 40 लिख रहेगा तो कैसे बाहर निकलेगा? तो स्क्वायर रूट में वो ऊपर ले जाएगा 10 to the power -9 है, 10 to the power 8 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 10 to the power -4 ही बाहर निकलेगा। तो स्क्वायर रूट में बहुत चेंजेस आता है, तो वो करने में गड़बड़ कर रहा है। सही डाल पूरा वैल्यू जो आएगा देखो। कर ही रहे तुम्हारे को कैलकुलेशन कराना नहीं आया तो चलो वो अगला क्वेश्चन करो। ये कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा तुम कैलकुलेशन बराबर आंसर मैं समझ गया तुम क्या कैलकुलेट कर वैल्यू डालना नहीं दिख रहा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आंसर आइए 12 आगे 12 का आंसर बरोबर है ना, बरोबर ही आएगा आंसर। तुम वैल्यू बरोबर नहीं डाल रहे, तुमने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाया ना, वो गड़बड़ कर रहा है। चलिए अब ध्यान देना है यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ग्राफ दिया हुआ है एक्सटेंशन ऑफ वायर और लेंथ के बीच में। एक्सटेंशन ऑफ वायर लेंथ इज सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द रूफ एट द एंड विद द लोड W इज कनेक्टेड टू द अदर एंड। लोड और एक्सटेंशन के बीच में ग्राफ दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर दिया हुआ है। हमारे को फाइंड क्या करना है इस केस के अंदर? y का वैल्यू फाइंड करना है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, y का फॉर्मूला क्या होता है? F/A into L या आ गया डेल्टा, बरोबर? तो y इक्वल टू L/A को इधर ले लेता हूँ, दिस बिकम F अपॉन डेल्टा। ठीक है, फोर्स मतलब लोड हो गया है। अब ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ये जो ग्राफ दिया है वो किसके बीच में दिया है? E और E मतलब उन्होंने किससे दिया है? एक्सटेंशन डेल्टा एस। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप आपको क्या देगा? लिखे स्लोप निकालिए इस ग्राफ का। ये ग्राफ अगर आप नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हो तो ओरिजिन से जाते हुए दिख रहा है। स्लोप इज इक्वल टू y2 minus y1 upon x2
x2 माइनस x1, yes or no? कोई दिक्कत की बात? ये हमारा स्लोप मिल रहा है और आप एकदम पैटर्न को ध्यान से देखो। 1 पे 20 है, 2 पे 40 है, 3 पे 60 है और 4 पे 80 है। तो 0 पे कितना होगा? 20। तो अगर यहाँ पे आप इक्वेशन लिखेंगे तो e माइनस 0, लोड कितना रखेंगे? 20 माइनस 0। अरे हाँ या ना? मतलब आप इनिशियल पॉइंट किसको लो? ओरिजिन को ले लो, y1 वाला। ये तुमने सेकंड पॉइंट तुम इसको लो, इसको लो, इसको लो, जो तुम्हारी इच्छा है वो ले लो। अब मैंने मान लीजिए 20 वाला लिया, तो यहाँ e का वैल्यू कितना रहेगा? फिर वो e का वैल्यू रहेगा 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। समझा? अब क्या करेंगे यहाँ पे? ये जो दिया हुआ है यहाँ से आपको स्लोप का वैल्यू, ये तो मिल गया हमारे पास e अपॉन w का वैल्यू। e मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? डेल्टा एल से। किससे मतलब यहाँ पे? डेल्टा एल। अब आप यहाँ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या आएगा? देखिए y इक्वल टू एल लेंथ दिया हुआ है वायर का 1 मीटर। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी दिया हुआ है 10 टू दी पावर माइनस 6। एफ अपॉन डेल्टा एल, ये हमारे पास में डेल्टा एल अपॉन डब्ल्यू आया है, तो उल्टा कर दीजिए 20 अपॉन 10 टू दी पावर माइनस 4। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 20 अपॉन 10 टू दी पावर माइनस 10, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 11 न्यूटन पर मीटर। अब बताइए कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? चलिए अगला क्वेश्चन 13 से देखेंगे। आगे सिंपल ही है, वैसे भी ग्राफ का वेरिएशन था इसलिए करवा रहे। क्या यंग्स मॉड्यूलस तो बड़ा ही आता है, यंग्स मॉड्यूलस से इतने ही आएगा। इसलिए मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस ये इसी में आएंगे, 10 टू द पावर 11 12 ऐसे ही आएंगे। यंग्स मॉड्यूलस इसी में आते हैं, मेगा पास्कल गीगा पास्कल इसी में मिलेंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, उसके लिए कॉन्सेप्ट एक नोट में लिख लीजिए क्योंकि हमें आगे जाके फ्लूइड्स में पढ़ना है। वैसे आप 9th 10th में शायद पॉइंट फोर्स पढ़ के आए होंगे। पॉइंट फोर्स सुना है कभी हमने? सुना है? क्या होता है जब भी अगर आप आपने नोटिस भी क्या होगा, ऐसे आप अपने आप को आपको लगता हो गया मैं बहुत भारी हो गया हूँ, कभी आपको ऐसा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा हो कि आज मैं बहुत ज्यादा मोटे होते जा रहा हूँ, मुझे अपने आप को हल्का फील करवाना है, तो कहाँ चले जाओ? स्विमिंग पूल में डूब जाओ। जो आप स्विमिंग पूल में जाओगे तो आपको लगेगा कि यार आपका वेट काफी कम है, आपको फील खुद का ही वेट कम फील होगा। मान लीजिए आपको चाहिए कि यार किसी आप मोटे इंसान को उठा नहीं पा रहे हो, तो उसको भी उठाना है, तो उसको आप कहाँ उठा पाते हो बताओ? याद करो, स्विमिंग पूल में आप उसको आराम से ऐसे उठा के जो है एक बार स्विमिंग पूल के अंदर आप जैसे वाटर के ऊपर लोगे तो खुद डूब जाओगे। वाटर के अंदर जब तक है तो आपको उसका वेट एक्चुअल वेट से कम फील हो रहा होता है। द रीजन, जितना आपकी जो भी बॉडी है उसने जितना वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया है, वो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो है कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। उस अपवर्ड फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्स। और उस बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला जो है, ये अभी के लिए याद रखो, इसको पूरा डिराइव करेंगे। दिस इज दी buoyant force, इसको हम अपरस बोलते हैं, that is density of liquid into immersed volume, कितना पार्ट लिक्विड के अंदर है, into G। क्लियर है? अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है इसमें, ये अभी के लिए इसमें नोट डाउन कर देना है।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? एक ब्रास का वायर है जिसका लेंथ 5 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm स्क्वायर है, हैंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, द ब्रास वेट ऑफ द वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब हैंगिंग फ्रॉम द अदर एंड। अब आपको बताना है कि डिक्रीज इन द लेंथ व्हेन द ब्रास वेट इज कंप्लीटली इमर्ज इन द वाटर। जब हम इस ब्रास वेट को कंप्लीटली वाटर में इमर्ज कर देंगे उस केस की बात चल रही है। ये देखिए ये रहा ब्रास वेट जिसका मास हम मान लेते हैं m। इसको मैं किसमें इमर्ज कर रहा हूँ? वाटर में इमर्ज कर रहा हूँ। देखिए अभी के केस में इस पे जो वायर पे टेंशन जो लगने वाला है वो किसके इक्वल होगा? वेट के इक्वल। किसके इक्वल होगा? बट जब इस केस में आप देखेंगे तो जो नया टेंशन आएगा T डैश वो किसके इक्वल होगा? क्योंकि ये जो बॉब रहेगा ये उसके ऊपर तो स्ट्रिंग ऊपर है तो टेंशन ऊपर है, वेट लग रहा है नीचे की तरफ, और एक वाटर ने एक और फोर्स लगाया जिसको हमने क्या बोला? क्या बोला जिसको हमने? बॉयंट फोर्स। ध्यान देना है यहाँ पे कि यहाँ पर ये जो टेंशन है क्योंकि इक्विलिब्रियम में हैंगिंग सिस्टम है यार, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो T प्लस Fp इक्वल टू mg, तो T डैश इज इक्वल टू mg माइनस Fp, बरोबर। यहाँ से दैट इज इक्वल टू mg माइनस Fp बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये इमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू g। अब ये जो इमर्ज्ड वॉल्यूम है एक्चुअली में किसका वॉल्यूम बताओ? बॉडी का वॉल्यूम। जो बॉडी का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है क्या ये यहाँ कंप्लीटली इमर्ज है क्या? जब कंप्लीटली सबमर्ज होगा ये आगे जाके आपको डिटेल में कहाँ समझ में आएगा? ये फ्लूइड्स, यस, बुओयेंसी वाले चैप्टर में कंप्लीटली सबमर्ज होगा तो इमर्ज वॉल्यूम एक्चुअली में किसके इक्वल है? बॉडी के वॉल्यूम के, क्योंकि पूरा ही बॉडी लिक्विड के अंदर है। अगर मान लीजिए बॉडी का हाफ पार्ट, जैसे सपोज मैं इतना लिक्विड के अंदर हूं तो इमर्ज वॉल्यूम कितना हुआ? जो इसके नीचे वाला पार्ट है दिस इज द इमर्ज वॉल्यूम। अगर मैं पूरा वाटर में हूं तो मेरे पूरी बॉडी का जो वॉल्यूम है वो क्या है? इमर्ज वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ बॉडी का वॉल्यूम ही इमर्ज है क्योंकि पूरी बॉडी वाटर के अंदर है। तो इस केस में बॉडी का वॉल्यूम क्या होगा बताओ? मास ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। अरे हाँ या ना? इसको यहाँ पुट कर दो, मास ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। तो इसको सॉल्व किया तो कितना है? 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी इनटू एम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? अब आपको जो जो दिया हुआ आई थिंक वाटर का डेंसिटी भी दिया हुआ है उन्होंने, और यहाँ पे इमर्ज वॉल्यूम यहाँ से चलो जरूरत नहीं है इसकी आपको बॉडी के डेंसिटी की, क्योंकि इमर्ज वॉल्यूम उन्होंने दिया है कि वेट ऑफ द ब्रास वेट ऑफ द वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, उन्होंने वॉल्यूम ही दे दिया है। तो बेस्ट पार्ट है हम आराम से वहां से इसको सॉल्व करके निकाल पाएंगे। अब डाल दीजिए यहाँ पे, देखो क्या आ रहा है आंसर, दैट इज T इक्वल टू, यहाँ पे आपको निकालना है क्या? सेकंड वाले केस में निकालना है। पहले वाले केस में तो चेंज इन लेंथ कितना हो रहा था? दैट इज इक्वल टू T into L upon A into Y। अरे हाँ या ना? T की जगह पे लिख दिया हमने mg into L upon area of wire into Young's modulus। अब दूसरे वाले केस में क्या होगा बताओ? डेल्टा L डैश जो है दैट इज T डैश लेंथ ऑफ वायर, तो सेम ही है, एरिया भी सेम है, यंग्स मॉडुलस भी सेम है। ठीक है, और यहाँ T डैश की जगह पे क्या लिखेंगे अभी हम? mg माइनस मास दिया हुआ है क्या उन्होंने? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट जाएगा। डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर बोला है, तो mg माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इमर्ज वॉल्यूम इनटू जी
L अपॉन ए, हाँ ये यहाँ से कैंसिल आउट होता है। तो ये हमारे पास में आ रहा है ये चेंज। अब डिक्रीज कितना हुआ, उन्होंने क्या पूछा, देखो डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर व्हेन ब्रास वेट इज कंप्लीटली इमर्ज इन द वाटर। क्या पूछा जा रहा है, समझ में आया आपको, कि जो लेंथ है वायर की लेंथ में कितना चेंज हुआ। तो इनिशियली में जब आपने उसको हैंग किया, मतलब आप सोचो क्या हो रहा है, इनिशियल पार्ट ये है, इनिशियली में इतना लेंथ आ रहा है, इतना चेंज इन लेंथ आ रहा है, किसमें, एयर में। ब्रास में कितना चेंज इन लेंथ आ रहा है,